चलिए, हाय एवरीवन। आज के इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट का फास्ट ट्रैक लेक्चर। मटेरियल कॉस्ट के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मटेरियल कॉस्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कि सबसे पहले नोट्स मेरे सामने हैं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो नोट्स आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। मटेरियल कॉस्ट के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मटेरियल कॉस्ट एक्चुअली में क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ बातें परचेज स्टोरेज इशू के बारे में, कि मटेरियल कॉस्ट हम कैसे इशू करेंगे। तो उसके बाद एक कंसेप्ट आता है ईओक्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो हम बात करेंगे। इसमें दो कंसेप्ट है, ईओक्यू विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी एंड विदाउट डिस्काउंटिंग पॉलिसी। तो दोनों चीज़ें कंसिडर करते हुए फिर हम करेंगे लेवल ऑफ स्टॉक्स। लेवल ऑफ स्टॉक्स के अंदर हमें देखना होता है कि कुछ किस किस लेवल पे हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो लेवल ऑफ स्टॉक। फिर किस प्राइस पे मटेरियल इशू करना है, इशू ऑफ मटेरियल ऑफ प्राइस, ठीक है, वो डिस्कस कर लिया। लगभग लगभग मेन यही है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाता है, छोटा सा एक टॉपिक। तो मेन जो मोटा मोटा है वो 4-5 चीज़ें ही है। लेवल ऑफ स्टॉक्स हो गया, ईओक्यू हो गया, विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी, विदाउट डिस्काउंटिंग पॉलिसी। इसके बाद आ जाता है आपका मटेरियल किस प्राइस पे इशू करना चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सारी चीज़ समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। चलो आ जाओ। तो ये वो नोट्स है जो हम क्लास के अंदर पेड लेक्चर के अंदर लेते हैं, लिखवाए हुए हैं, वो नोट्स है। तो मटेरियल कॉस्ट क्या कहता है, बिल्कुल शांत बैठो, आराम से कंसंट्रेशन करो, तसल्ली से सुनो, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन कहता है मटेरियल रेफर टू द कमोडिटी सप्लाई टू एंड अंडरटेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रेंटिंग सर्विस और ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट। मटेरियल रेफर करता है उस कमोडिटी ऑफ सप्लाई को जहां पर जिसका पर्पस कंजम्पशन कर कर मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, या उस प्रोडक्ट को, उस मटेरियल को यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है या प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो मटेरियल कहाँ कहाँ काम आता है। मटेरियल हम उसको कंज्यूम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, रेंडर सर्विस देने के लिए, या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मटेरियल को इन्वेंट्री भी कहा जाता है। तो टर्म मटेरियल और इन्वेंट्री नॉट ओनली रॉ मटेरियल, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जब भी बात आती है मटेरियल की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉ मटेरियल है। मटेरियल की बात आती है तो उसका मतलब ये भी है कि वो WIP जो हो रहा है वो भी एक तरीके का मटेरियल है। फिनिश गुड की बात हो रही है वो भी एक तरीके का मटेरियल है। और सर स्क्रैप की बात होगी तो वो भी एक तरीके का मटेरियल है। तो जब भी बात हो रही है मटेरियल की, तो आप यहाँ पर देखिए मटेरियल जो टर्म है, इन्वेंट्री तो कहते ही है, पर उसका मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, रॉ मटेरियल तो है ही, साथ में WIP वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड और स्क्रैप, ये सभी जगह मटेरियल होता है। अगर हम बात कर रहा हूँ स्क्रैप की तो वो भी मटेरियल है, बात कर रहे हैं फिनिश गुड की तो वहाँ भी मटेरियल की बात हो रही है। तो मटेरियल तो है बट वो फिनिश्ड नेचर में है। हाँ, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया प्रोडक्ट में फिनिश गुड, पर मटेरियल तो वहाँ भी लगा हुआ है, ठीक। द मटेरियल इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट of the total cost because it consists 40 to 80% of the total cost. It differ from industry to industry, जो परसेंटेज है वो डिफर करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो दोस्तों मटेरियल कॉस्ट होता है वो एक सिग्निफिकेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट मुझे अगर कंसिडर करनी है, तो उस टोटल कॉस्ट में 40 to 80% पार्ट मटेरियल का होगा, फिर कुछ लेबर, फिर कुछ ओवरहेड होगा। तो मेन मेजरली पार्ट जो होता है वो मटेरियल का होता है। बिना मटेरियल के आप कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। लेबर आ जाएंगे, ओवरहेड खर्च कर दोगे, मटेरियल नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। तो मेजरली पार्ट मटेरियल का होता है। और ये जो 40 to 80% है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, राइट। क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि मान लेते हैं मिस्टर राम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं सोफा बनाने का। अब सोफा बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उस सोफे को बनाने के लिए लेबर तो चाहिए जो सोफे को बनाएगा, पर लेबर आगे करेगा क्या, उसको सामान चाहिए, क्या, मटेरियल, जैसे कि वुड, लकड़ियाँ, फेविकॉल, टूल, पॉलिश, फॉर्म, पेंट और लगभग लगभग एक्सेट्रा जो भी सोफे बनाने में लगते हैं। तो ये सारी चीज़ जो लेबर यूज करके सोफा बनाएगा, दैट थिंग इज नोन एज रॉ मटेरियल, ये एक रॉ मटेरियल है, राइट। समझ में आ गया, इसी को हमने मटेरियल कहा। बट जब भी हम बात कर रहे हैं मटेरियल की, तो मेजरली तो वो रॉ मटेरियल ही होता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रॉ मटेरियल ही होगा हमेशा के लिए। हाँ, कभी कभी WIP भी मटेरियल होता है, कभी कभी फिनिश गुड या स्क्रैप भी मटेरियल होता है। पर हाँ, अगर मैं इसको परसेंटेज में बांटूं
तो 90% केस के अंदर मटेरियल मींस रॉ मटेरियल होता है, पर 10% केस के अंदर कभी कभी वो WIP फिनिश गुड और स्क्रैप भी बोलते हैं उसको। मटेरियल ऐसी कमोडिटी है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग द सर्विस। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि मटेरियल एक्चुअल में है क्या और किस प्रकार के लिए हम, किस यूज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल में बढ़ने के लिए हमें 3 चीजों का मतलब पता होना चाहिए। द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। सबसे पहले मटेरियल जब आप खरीदते हो तो आप खरीदने से लेकर उसको फैक्ट्री तक लाने का, रखने का काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। तो होता ये है कि एग्जाम्पल समझिए, दोस्त, भाई ये फैक्ट्री है, मान लो ये फैक्ट्री है। ओहो, फैक्ट्री नहीं, ये सप्लायर का घर है, सप्लायर की दुकान है, यहाँ से मैं मटेरियल लेता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं ये मेरा फैक्ट्री है, और ये सर स्टोर है। स्टोर बोले तो गोडाउन, ये मेरा स्टोर है, गोडाउन है। तो होता ही है कि जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ हम सप्लायर से लेकर आते हैं तो लेकर आने पर हम गोडाउन पे रखते हैं, उसको स्टोर पे रखते हैं। तो हमारी गोडाउन से लेने की और उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने की कॉस्ट को कंसीडर कर रहे हैं हम। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या कॉस्ट आ सकती है। सबसे पहली कॉस्ट आएगी कि परचेज आप जब करोगे तो आपको परचेज कॉस्ट आएगी, राइट। पहली कॉस्ट आएगी परचेज कॉस्ट, कि मैंने जो मटेरियल खरीदा उसकी परचेज कॉस्ट आएगी कि भाई कितने का खरीदा आपने। अगर आप 1000 यूनिट खरीद रहे हो और 1 यूनिट अगर 10 किए तो 10,000 रुपये का आपने मटेरियल खरीदा, तो दैट इज कॉल्ड परचेज कॉस्ट। तो पहली आती है परचेज कॉस्ट। परचेज करने के बाद आप उसको स्टोर करोगे, तो जब आप इसको स्टोर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं स्टोर करने की कॉस्ट आएगी, आपको गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाती है स्टोरेज कॉस्ट में। तो ये आपके पास आ गई स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट, तो जब भी मटेरियल अंदर आएगा, जब भी मटेरियल दोस्तों अंदर आएगा, इसको बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। कहाँ पर अंदर आएगा? स्टोर में। तो हमारे लिए हम कौन है? स्टोर कीपर। जब दोस्तों हम मटेरियल चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम स्टोर पे बैठे हुए स्टोर कीपर है, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरी मटेरियल कॉस्टिंग करनी होती है। तो हम क्या होना है? स्टोर कीपर है। हम फैक्ट्री में नहीं बैठे हुए, हम कहाँ बैठे हैं? स्टोर पे बैठे हैं, तो स्टोर कीपर है हम। तो स्टोर कीपर क्या करता है? उसका काम होता है कि कितना मटेरियल आया है, किस प्राइस पर आया है, और कितना मटेरियल यहाँ से जाकर फैक्ट्री में जाएगा। तो अगर एक स्टोर है, उसमें मैं एज अ स्टोर कीपर बैठा हुआ हूँ, तो मैं किस प्राइस पे मटेरियल लेकर आया वो कंसीडर करूँगा, कब आया डेट वो कंसीडर करूँगा, सब लिखूंगा मैं, मेरा काम है ये। तो जब भी मटेरियल स्टोर में आता है उसको रिसिप्ट ऑफ मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। और जब भी स्टोर से मटेरियल जाएगा फैक्ट्री में तो उसको इशू ऑफ मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? इशू ऑफ मटेरियल। 2-3 चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है। ये समझ में आ गया बात? तो हम सप्लायर के पास गए, सप्लायर से हमने क्या खरीदा? मटेरियल खरीदा, तो हमारी क्या आएगी? परचेज कॉस्ट आएगी। क्या आएगी सर? परचेज कॉस्ट आएगी। इसके बाद मटेरियल को परचेज कॉस्ट आने के बाद जब मटेरियल को हम स्टोर करेंगे, क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, तो वहां पर हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कंसीडर होती है। तो दो टाइप की कॉस्ट हमारे को देखने को मिलती है, एक है स्टोरेज कॉस्ट और एक है परचेज कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखा है जब भी मटेरियल खरीद लेते हैं, परचेज एंड रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या बताया था? रिसिप्ट का मतलब बताया था कि मैंने मटेरियल खरीदा और स्टोर में वो एंट्री ले ली, तो उसको रिसिप्ट ऑफ अ मटेरियल कहते हैं कि रिसिप्ट हो गई, मटेरियल आ गया स्टोर में। स्टोर से मटेरियल जाएगा, अब वो वापस जा रहा है सप्लायर के पास या वो फैक्ट्री में जा रहा है प्रोडक्शन होने के लिए। तो जैसे ही स्टोर से मटेरियल निकलेगा उसको क्या कहेंगे? इशू ऑफ मटेरियल। स्टोर पे रहेगा तो स्टोर कहेंगे कि स्टोर हो रहा है मटेरियल। तो 3 चीजें जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले क्या लिखा है? जब मटेरियल खरीद लेते हैं उसको परचेज कहते हैं, राइट। जब मटेरियल खरीद लेते हैं तो उसको परचेज कहते हैं, और जब मटेरियल गोडाउन में रिसीव्ड हो जाते हैं उसको रिसिप्ट ऑफ मटेरियल कहते हैं।
आया समझ में? इसके बाद कहता है स्टोरेज। मटेरियल खरीदने के बाद मटेरियल को गोडाउन और वेयर हाउस में रखा जाता है। तो जब हम मटेरियल गोडाउन और वेयर हाउस में रखेंगे उसको स्टोरेज कहेंगे, और जब हम गोडाउन का रेंट पे करेंगे तो वो हमारे लिए स्टोरेज कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद कहता है जब मटेरियल गोडाउन से निकलकर फैक्ट्री में भेजा जाएगा या उसको वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा सप्लायर को, तो जैसे ही मटेरियल गोडाउन से निकला, स्टोरेज से निकला, उसको इशू ऑफ मटेरियल कहेंगे। मटेरियल गोडाउन से निकलकर फैक्ट्री में भेजा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो जैसे ही गोडाउन से निकलेगा उसको इशू कहेंगे, इशू ऑफ मटेरियल कहेंगे। पर जरूरी नहीं है दोस्तों कि मटेरियल गोडाउन से निकल के फैक्ट्री में ही जाए, कई बार उसको वापस भी करने के लिए गोडाउन से निकालना पड़ता है, तब भी हमारा इशू ऑफ मटेरियल कहलाएगा। राइट, गोडाउन में आया रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, गोडाउन में रखा स्टोरेज, गोडाउन से गया इशू ऑफ मटेरियल। कहानी समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? पूछ लो। ये कहानी मैंने एग्जांपल ली थी, जो मैंने आपको समझाया एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया। हाँ जी, बस इतनी ही डेफिनेशन है। पेपर के अंदर जो आता है वो आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो मेन पार्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं सर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पेपर में कई बार पूछने वाला, पेपर में कई बार आने वाला, आप ये कह लो मैक्सिमम टाइम पेपर में आता है। पर हाँ, इसके है दो पार्ट, एक है विदाउट डिस्काउंटिंग पॉलिसी, एक है विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी। तो कहता है मटेरियल मैंने खरीदा, रॉ मटेरियल, इधर अब बात हो रही है रॉ मटेरियल की। इधर मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल, नॉट फिनिश गुड, नॉट WIP, नॉट स्क्रैप। राइट, इधर है मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल। अब जब मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो दोस्तों रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको कैरी करने तक की हमारी 3 कॉस्ट आती है। पहला, ध्यान सुनिएगा, मैं सप्लायर के पास गया, सप्लायर से मैंने कहा कि भैया सप्लायर भैया मुझे ना मटेरियल चाहिए। उसने कहा भाई कितना चाहिए? मैंने कहा यार 1 लाख रुपए का मटेरियल चाहिए। अच्छा, 1 लाख यूनिट मटेरियल चाहिए। कह रहा है 1 लाख यूनिट अभी ले जाओगे क्या? कह रहा सर ये नहीं पता मुझे कब ले जाना है, बस मुझे पूरे साल में मेरी एनुअल डिमांड है 1 लाख यूनिट मटेरियल ले जाने की। अब मुझे पूरी एनुअल डिमांड दे रखी है कि यार पूरे साल में आपका 1 लाख यूनिट मटेरियल लगेगा, 1 लाख यूनिट पूरे साल में मटेरियल लगेगा, पर एक बारी में कितना मटेरियल मंगाऊं ये मुझे नहीं पता। बड़ी प्रॉब्लम आई, बड़ी समस्या आई। सब जो ऑनर है बिजनेस का उसको बड़ी समस्या आई कि एक बारी में मुझे कितना मटेरियल मंगाना चाहिए, इसकी बड़ी समस्या आई। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आप मटेरियल मंगाओगे वो मंगाओगे पूरे साल में 1 लाख, पर एक बार ऑर्डर देने में कितना मटेरियल मंगाओगे। अब कहानी क्या आती है सर, अगर हमने पूरा 1 लाख मटेरियल एक बारी में मंगा लिया तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि 1 लाख मटेरियल जब एक बारी में मंगा लेंगे, हो सकता है कि आपको कम पैसे लगे, हो सकता है कि आपको बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़े। क्योंकि एक चीज़ होती है कि जितनी बार आप ऑर्डर करोगे उतनी बार आपकी ऑर्डर कॉस्ट आएगी। अब ऑर्डर कॉस्ट में 2 चीज़ होती है, एक ट्रांसपोर्टेशन। लेट्स सपोज कि 1 लाख यूनिट मुझे मंगाना है और उसको मैं 10 बार में मंगाता हूँ। पहले 10,000 मंगाता हूँ, फिर 10,000 मंगाता हूँ, फिर 10,000 मंगाता हूँ, ऐसे करके 10 बार में मंगाता हूँ। और एक बार ऑर्डर देने पर मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है 1,000 रुपये की। एक बार अगर ऑर्डर दूंगा तो 1,000 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, 2 बार ऑर्डर दूंगा तो 1,000 रुपये की आएगी। अब वो कह रहा है कि सर आप कितना मर्जी मटेरियल मंगा लो मेरे से, मैं वहां तक छोड़ने पे 1,000 रुपये लूंगा। आप मुझसे 1 यूनिट मंगाओ या 1 लाख मंगाओ, मैं सारी लेकर आऊंगा पर 1,000 रुपये लूंगा भाई। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार 10 बार ऑर्डर क्यों प्लेस करूं, क्यों ना मैं एक बारी में ही सारी यूनिट मंगा लूं, तब भी ये मेरे से 1,000 रुपये लेगा। अच्छा, एक चीज और, ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आती है। होता ये है कि जब भी मैं सप्लायर को फोन करूंगा और कहूंगा कि भैया मुझे ना 10,000 यूनिट चाहिए, मुझे पूरे साल में तो 1 लाख यूनिट चाहिए, पर 10-10 करके 10 बार मंगाऊंगा। अच्छा, तो पहली प्रॉब्लम आती है कि चलो 10-10 करके 10 बार मंगाओगे तो 10 बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर्ड होगी। साथ में हर बार आपको एक लड़का भेजना होगा, वहां पर वो उस गुड्स को इंस्पेक्ट करेगा और तब जाकर वो मटेरियल उठाएगा। दैट्स कॉल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो मैं, मान लीजिए आप ऑनर हो, आपने मुझे भेजा कि जाओ सर आप ना वहां पर इंस्पेक्ट करके आओ, जो यूनिट वो हम खरीद रहे हैं वो एक्चुअल में ठीक है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ यूनिट डिफेक्टिव है उसके अंदर, तो इंस्पेक्ट करके आओ। तो हमने कहा भाई जय ठीक है, इंस्पेक्ट करके आते हैं। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है जितनी बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार ये ऑर्डर कॉस्ट आएगी। आप एक बार ऑर्डर दोगे तो एक ही बार आएगी ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्शन, मुझे भी एक बार भेजोगे। अगर आप 10 बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो मुझे 10 बार जाना पड़ेगा, तो 10 बार आप मुझे पैसे भी दोगे जाने के। तो ये सारे होता है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, जितनी बार हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी बार मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंकर्ड की जाएगी। बात समझ में आ गया? ठीक है।
अब मैंने कहा यार मुझे 1 लाख मटेरियल मंगाना है, तो मैं कैसे मंगाऊंगा? तो मैंने दिमाग लगाया कि एक काम करता हूँ, एक ही बारी मंगा लेता हूँ सारा यार, इससे मेरी 10 बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट तो खर्च नहीं करनी पड़ेगी। मान लो एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट है 1500 रुपये, तो 10 बार की कितनी हो जाएगी? 15,000 रुपये। तो अगर मैं एक बार में सारा मटेरियल मंगा लेता हूँ तो 1500 ही खर्च करने पड़ेंगे और बाकी पैसे मेरे बच जाएंगे। पर जब एक बारी में 1 लाख यूनिट आएगी तो उसको कैरी कहाँ करोगे? स्टोरेज कहाँ करोगे? आपके पास तो इतना ही गोडाउन है जहां पर 10,000 यूनिट ही आ पाए, या 20 आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप 1 लाख रखोगे कहाँ? अब आपको बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा, और बड़ा गोडाउन लेने के लिए आपको ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा। तो फंस गया मैं तो। अगर मैं कम ऑर्डर प्लेस करूं तो मुझे गोडाउन छोटा लेना पड़ेगा और कम रेंट जाएगा, तो वहां मेरी बचत हो जाएगी। पर अगर मैं जब एक जगह बचत हो रही है तो दूसरी जगह मुझे नुकसान हो रहा है कि अगर मैं सिर्फ 10,000 यूनिट का ऑर्डर दूंगा तो 10 बार देना पड़ेगा, हर बार ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। तो 3 चीज होती है दोस्तों, एक होती है परचेज कॉस्ट, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होती है कैरिंग कॉस्ट। तीनों आपस में रिलेट करती है। परचेज का मतलब है जितना यूनिट खरीदूंगा उतना मेरे पैसे खर्च होंगे, परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग का मतलब है जितनी बार आप सप्लायर से ऑर्डर लेकर सामान मंगवाओगे उतनी बार आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, फिक्स्ड होती है। 1 यूनिट मंगा लो या 10 मंगा लो, आपकी सेम ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी। तीसरी बात आती है कैरिंग कॉस्ट, कि जितनी यूनिट आपने मंगाई है उसको रखने के लिए, आपको होल्ड करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। इंश्योरेंस भी कई बार होता है कि जरूरी नहीं है कि हम मटेरियल हमेशा रखोगे, क्या पता भाई गोडाउन में आग लग जाए, तो आपने इंश्योरेंस भी करा रखा है। तो जितना ज्यादा मटेरियल गोडाउन में उतना ज्यादा रिस्क, ज्यादा उतना ज्यादा प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस। तो कई सारी कॉस्ट आती है, ज्यादा यूनिट रखना भी नहीं चाहिए और ज्यादा कम यूनिट मंगानी भी नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम जो आई वो ये आई कि भाई, पूरी कहानी समझी, और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस करूं जिससे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और जिससे मेरी कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो जाए। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा दूं, 10 ऑर्डर प्लेस करूं, तो हाँ मेरे को गोडाउन कम लेना पड़ेगा। एक बारी में 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो गोडाउन कम लेना पड़ेगा, पर एक बारी में अगर मैं 10,000 की जगह पर 1 लाख मंगा लूं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी पर कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सर, ईओक्यू आपको कहता है कि एक बारी में इतनी यूनिट मंगाओ जिससे आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू। तो ईओक्यू से जो यूनिट आएगी वो हमें होगी जिससे हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो जाएगी, राइट। तो ईओक्यू का क्या मतलब है? एक बारी में कितनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूं जिससे मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आ जाए। तो ईओक्यू उस जगह पर होता है जहां पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का इंटरसेक्शन होता है। जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सबसे बराबर होगी। और ईओक्यू के लेवल पर देखो, मान लो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक बढ़ेगी तो एक घटेगी। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर मिडल पॉइंट होगा, जहां पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर ईओक्यू होगा। कि जहां पर दोनों बराबर है वही सर मेरा सबसे कम कॉस्ट है। जहां पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर है वही मेरी सबसे कम कॉस्ट है। अदरवाइज जहां पर एक ने बढ़ गई तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली कम हो जाएगी। समझ में आया? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू का मतलब क्या है? अब ईओक्यू का दोस्तों कुछ फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सभी बच्चों ने अपना पढ़ा होगा। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है ईओक्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ओ डिवाइडेड बाई सी। इस फॉर्मूले को भी निकाला जा सकता है, इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फॉर्मूला नॉर्मली पढ़ो। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑर्डर। तो मतलब भी सुन लो, ए का मतलब है एनुअल डिमांड, पूरे साल में आपको कितनी यूनिट चाहिए? 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख लिखोगे। ये नहीं लिखोगे कि भाई मैंने कितने का ऑर्डर प्लेस करा, 1 लाख लिखोगे यहाँ पर। अच्छा, अगर आप 1 लाख यूनिट आपको चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या करा, मैंने यहाँ पर 1 लाख लिख दिया, ठीक है। ऑर्डरिंग, ओ का मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कि अगर आप एक बार ऑर्डर दोगे तो कितनी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1500 रुपये की ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी मेरी एक बार ऑर्डर देने पर, ठीक है जी। एंड कैरिंग कॉस्ट का मतलब समझो। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आप एक यूनिट 1 साल तक गोडाउन में रखते हैं तो क्या कॉस्ट आती है। एक यूनिट को गोडाउन में 1 साल तक रखोगे तो क्या कॉस्ट आएगी? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर पर एनम। एक यूनिट, एक ऑर्डर देने पर जितना भी यूनिट आया उसकी एक यूनिट अगर मैं गोडाउन में रखता हूं तो 1 साल तक क्या कॉस्ट आती है, इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर पर एनम, राइट। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। सिंपल आपको क्वेश्चन में क्या आएगा? सिंपल आपको क्वेश्चन में आएगा, जैसे कि मुझे क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप ऊपर देखो, तो मुझे सर यहाँ पर
EOQ निकालना है, मुझे पूरे साल की मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है कितनी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास आ जाएगा 500 एंड डिवाइडेड बाय 1.6। ये क्या है 1.6? 1.6 का मतलब है कि अगर मैं एक यूनिट को अगर मैं 1 साल तक गोडाउन में रखता हूं तो 1.6 रुपए की कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। सॉल्व करेंगे, EOQ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय 1.6 एंड देन फिर रूट 2500। तो एक बारी में आपको कितने का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 2500 यूनिट का ऑर्डर आपको एक बारी में प्लेस करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगी। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ EOQ, जहां पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि भैया देखो अभी कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, हमें क्या नहीं मिल रहा? डिस्काउंट नहीं मिल रहा। ये तो हो गया EOQ का कंसेप्ट। मेरे को एक बात जानना है कि अगर आप एक बारी में 2500 यूनिट का ऑर्डर देते हो तो आपको 10,000 यूनिट अगर मंगानी है तो कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? सोचो, एक बारी में 2500 आएगी, फिर दूसरी बारी में 5,000, तीसरी बारी में 7500 और चौथी बारी में 10,000। तो मतलब आपको 4 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी 10,000 यूनिट की डिमांड पूरी हो पाएगी। तो कैसे निकाला आपने? आपने कहा भाई 10,000 यूनिट मुझे चाहिए पूरे साल में और एक बारी में ऑर्डर देने में कितनी यूनिट मंगा रहा हूँ? 2500। तो ऐसे कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेंगे? 4। दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ ऑर्डर। कि आपको पूरे साल में उस डिमांड, उस एनुअल डिमांड को मीट करने के लिए जितनी आपको चाहिए उसके लिए आपको कितनी यूनिट, आपने कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। एक बार ऑर्डर दोगे तो 500, तो 4 बार ऑर्डर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2,000। इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली आपने? आपने कहा भाई मुझे ना 4 बार ऑर्डर देना है। 4 बार ऑर्डर कैसे पता चला? 10,000 यूनिट की डिमांड थी, एक बारी में 2500 मंगा रहे हो तो 10,000 के लिए 4 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। एक बार ऑर्डर की कॉस्ट आएगी कितनी? 500। तो 4 बार ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आएगी? 2,000 रुपये। इससे निकला आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या निकला आपका? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलना आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना सीख लिया। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ 2500 यूनिट का, तो अगला ऑर्डर कितने दिन बाद प्लेस करूंगा? अगला ऑर्डर कितने दिन बाद प्लेस करूंगा? ये आपके पास आता है एक तरीके, क्या बोलते हैं इसको यार, साइकिल बोलते हैं एक तरीके की, कि जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो अगला ऑर्डर मुझे किस दिन प्लेस करना है। तो मुझे पता है कि सर 365 दिन होते हैं, मुझे पता है सर 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। और आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे? 4 ऑर्डर प्लेस करोगे। तो 365 को डिवाइड बाय 4 करो तो आप 91.25 डे में, आज अगर आपने एक ऑर्डर प्लेस करा तो अगला ऑर्डर 91, मतलब 91 डे बाद अगला ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर उसके 91 डे बाद अगला ऑर्डर, फिर उसके 91 डे बाद अगला ऑर्डर। इस कॉन्सेप्ट का नाम था, भूल गया क्या नाम था, अभी बता दूंगा, आगे आएगा। मैं आपको सारी बातें एक ही साथ बता रहा हूँ ना। तो मैंने आपको 4 चीज़ बताई, ये कॉन्सेप्ट का नाम मेरा दिमाग में नहीं आ रहा, हेडिंग नहीं आ रही। बाकी ये क्या कहता है? ये कहता ये है कि अगर आप एक बार ऑर्डर आज प्लेस करोगे तो अगला ऑर्डर कितने दिन बाद प्लेस करोगे? 91 डे। कैसे निकालूंगा? मेरे पूरे साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन पूरे साल में होते हैं और मुझे एक साल में 4 बार ऑर्डर प्लेस करना है। इंटरवल, हाँ, इंटरवल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, इंटरवल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर, ये मतलब था इसका कि एक ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगला ऑर्डर कितने दिन बाद प्लेस करोगे। तो 365 दिन थे, 365 में 4 बार ऑर्डर प्लेस करना है, तो हमने डिवाइड कर लिया, 91 डे आ गया हमारा, राइट। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। चलो, तो सबसे पहले चीज़ें समझ में आई कि भाई EOQ क्या होता है। हाँ जी, वो समझ में आ गया। फिर हमने देखा कि अगर एक बारी में 2500 यूनिट का ऑर्डर देंगे तो हमारे को कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना होगा? 4 बार, 10,000 यूनिट के लिए। फिर तीसरा हमारे पे आता है कि भैया देखो, अगर आप 4 बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक बार ऑर्डर देने में 500 की कॉस्ट, तो 4 बार देने में कितने की कॉस्ट आएगी? 2,000 रुपये की। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर 3-4 चीज़ सीखी। हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट सीख लिया, कैरिंग कॉस्ट सीख लिया, सारी चीज़ें सीख ली। ये देखो, अच्छा एक बार इसका भी EOQ निकालेंगे, 20,000, 250 और 0.6 EOQ ये है। निकाल के देखो, चेक करो कि यही आ रहा है आपका EOQ। 20,000 यूनिट की एनुअल डिमांड है, 250 यूनिट का 250 रुपये का ऑर्डरिंग कॉस्ट है और 0.60 रुपीज़, 16 रुपीज़ की कैरिंग कॉस्ट है। ये निकाल के देखो, यही आ रहा है क्या सर? अगर आपको निकालना है टोटल कॉस्ट, अगर आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में 3 चीज़ें जोड़ी जाएगी। पहले आएगी परचेज कॉस्ट, कि जो यूनिट मैं खरीद रहा हूँ 2,500 यूनिट,
एक यूनिट कितने रुपए की है, क्वेश्चन हमें बताएगा परचेज कॉस्ट। फिर आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि जब जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तब तक आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंकर्ड होगी। फिर आएगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई देखो, एक बारी में मैंने 2500 यूनिट मंगा ली, तो वो 2500 यूनिट अब मैं गोडाउन में रखूंगा तो मेरी क्या आएगी, उसको रखने की कॉस्ट आएगी नहीं आएगी, तो कैरिंग कॉस्ट भी आएगी मेरी। तो आपने 2500 यूनिट मंगाई तो एक परचेज कॉस्ट आई। फिर आपने हर बार ऑर्डर प्लेस करा, पूरे साल में पूरा ऑर्डर प्लेस कर, ये टोटल कॉस्ट हमेशा क्या निकलती है, पर एनम निकलती है, राइट। ध्यान रखना, पर ऑर्डर नहीं निकल रही, टोटल कॉस्ट पर एनम निकलेगी। पूरे साल में आप कितनी यूनिट मंगाओगे, 1 लाख, तो 1 लाख की परचेज कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट आती है 10 रुपए की, तो 1 लाख आएगी 10 लाख रुपए की होगी परचेज कॉस्ट। पूरे साल में आप अगर एक सॉरी 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 1 लाख नहीं, 10,000 मंगा रहे थे ना आप, हाँ। मैं इस क्वेश्चन को कराता ही हूँ, एक क्वेश्चन में कराता हूँ। हाँ जी, एक क्वेश्चन में ट्राई कराता हूँ। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपकी एनुअल डिमांड है 10,000 रुपीज़ की। एक ही क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनुअल डिमांड आपकी 10,000 रुपीज़ की है। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 500 रुपये की, कि एक बार अगर ऑर्डर दोगे तो 500 की कॉस्ट आएगी। फिर आपका कैरिंग कॉस्ट है। अब कैरिंग कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम कहते हैं भाई कैरिंग कॉस्ट जो है 1.6 रुपये है पर यूनिट पर एनम, कि अगर एक यूनिट को एक साल तक गोडाउन में रखूंगा तो मेरी 1.6 रुपये की कॉस्ट आएगी। तो आपसे कह रहा है फाइंड करो टोटल कॉस्ट, फाइंड करो ईओक्यू एंड टोटल कॉस्ट फाइंड करो। ईओक्यू भी फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट भी फाइंड करना है। तो पहले हम ईओक्यू निकाल लेते हैं, आ जाओ मिलकर। तो ईओक्यू का फॉर्मूला हमने देखा, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ओ डिवाइडेड बाई सी, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई ओ डिवाइड बाई सी। ठीक है जी। इधर 2 एज इट इज, ए का मतलब है पूरे साल में आप कितनी डिमांड कर रहे हो, 10,000 यूनिट की डिमांड है। और ओ का मतलब है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार ऑर्डर देने में 500 रुपये। और कैरिंग कॉस्ट का मतलब है 1.6 रुपीज़। डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाई 1.6 एंड देन फिर रूट एक साथ कर दो, 2500 यूनिट। 2500 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक बारी में 2500 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो आपकी ऑर्डरिंग और सॉरी आपकी टोटल कॉस्ट कम से कम आएगी, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगी। बस ऐसे कर लो कि अगर मैं एक बारी में 2500 यूनिट का ऑर्डर दूंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगी। अगर 2500 यूनिट से आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा कर दी, एक यूनिट कम कर दी, आपने कहा नहीं 2500 नहीं मैं तो 2600 दूंगा, आपने कहा नहीं मैं तो 2400 दूंगा, तो फिर देखना आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ये प्रूव करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, अब कहानी देखते हैं। सही हो गया। अब पहला आता है परचेज कॉस्ट। यहाँ पर मैं आपको परचेज प्राइस भी बता रहा हूँ। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस है 25 रुपीज़ का। ठीक है जी। तो आओ सबसे पहले आएगी परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर देखो 10,000 यूनिट पूरे साल पर, हमेशा टोटल कॉस्ट जो निकलेगी ना वो पूरे साल की निकलेगी, तो डाटा सारा पूरे साल का आएगा। ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 ये आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़। यह आ गई आपकी परचेज कॉस्ट। फिर आप आएगी यहाँ पर दूसरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में होता है कि देखो आपने 10,000 पूरे साल में मंगानी है, ठीक है ना, 10,000 मंगानी है पूरे साल में। अब एक बारी में आप कितने मंगा रहे हो, 2500 मंगा रहे हो। इसका मतलब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर। और एक बार ऑर्डर देने पे आपकी कॉस्ट आ रही है 500, तो 4 बार ऑर्डर देने पे आपकी कॉस्ट आएगी 2,000 रुपये। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, कैसे, ऊपर है एनुअल डिमांड, नीचे है ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये बन गया सर फॉर्मूला आपका, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। अब ईओक्यू का मतलब है कि आप कितने का ऑर्डर प्लेस करो, तो ईओक्यू को जितने का ऑर्डर हम प्लेस करते हैं उसको हम लॉट साइज कहते हैं। हो सकता है कि आपका लॉट साइज ईओक्यू हो सकता है कि आपका लॉट साइज ईओक्यू ना हो।
दोनों चीज़ों को कंसीडर करेंगे। लॉट साइज का मतलब क्या है पहले वो समझेंगे। लॉट साइज मतलब जितने का ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं, जितने का ऑर्डर प्लेस करेंगे वो हमारा लॉट साइज। अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 2000 यूनिट का एक बारी में, तो ये आपका लॉट साइज है। अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 2500 यूनिट का, ये भी आपका लॉट साइज है, पर इस बार आपने लॉट साइज ईओक्यू ले लिया। तो लॉट साइज का मतलब होता है जो यूनिट हमने प्लेस करी है, सप्लायर से मंगाई है, वो हमारा लॉट साइज है। हो सकता है वो ईओक्यू के बराबर आ जाए, जितना ईओक्यू बोले वो हमारा लॉट साइज बन जाए। हो सकता है कि वो ईओक्यू ना हो, हमारी मर्जी है, हम कितना मर्जी मंगाए। ठीक है जी। चलो, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब जरा कैरिंग कॉस्ट के बारे में समझना। कैरिंग कॉस्ट के बारे में क्या कहता है वो? कहता है देखो सर, आपने 2500 यूनिट एक बारी में ऑर्डर दोगे, ईओक्यू आपका लॉट साइज है। अभी मान लो कि लॉट साइज मतलब जितने का ऑर्डर प्लेस करना है, तो अभी आप कितने का ऑर्डर प्लेस करो, जितना ईओक्यू आया था 2500 यूनिट का। अगर आप एक बारी में 2500 यूनिट मंगाओगे आज, तो 2500 यूनिट गोडाउन में रखोगे, राइट? 2500 यूनिट आपने गोडाउन में रखी, तो सर 2500 यूनिट पे क्या कॉस्ट आनी है? एक यूनिट पे कॉस्ट आ रही है सर 1.6 पीस, तो 2500 यूनिट पे कितनी आएगी? इतनी। मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये गलत नहीं लग रहा? अब गलत क्यों लग रहा है? सर जो यूनिट आप ऑर्डर करोगे वो किस लिए करते हो? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए करते हो। अब मान लो मैंने आज सप्लायर से बोला कि भाई एक काम कर, 2500 यूनिट भेज, उसने 2500 भेजी, मैंने गोडाउन पे रख दी 2500। अब गोडाउन पे पड़ी रहेगी, फैक्ट्री में नहीं भेजोगे उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? भेजेंगे सर। तो सर इसमें होता यह है कि जब आप परचेज करते हो, कोई यूनिट ऑर्डर देते हो और वो गोडाउन में आ जाती है, तो गोडाउन से आने गोडाउन में नहीं रहती, वो उसी वक्त फैक्ट्री में जाती है मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए। अब ये समझ नहीं आया कि कितनी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी वो। भाई कभी वो 2500 में से 500 भेज दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 2000 गोडाउन में रख दे रहे हैं। कभी वो 2500 में से 1000 मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दे रहे हैं और 1200-1500 रख दे रहे हैं। कभी वो 1500 भेज दे रहे हैं, 1000 गोडाउन में रख रहे हैं। क्योंकि भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अगर मैं सप्लायर को ऑर्डर दूंगा तो मेरे 2500 यूनिट आएगी तो गोडाउन में रहेगी हमेशा वो 2500। भाई वो मैन्युफैक्चरिंग में तो जाएगी, फैक्ट्री में भी तो जाएगी वो। तो ये हमें क्लियर नहीं होता कि कितना वो गोडाउन में रहेगा, कितना वो फैक्ट्री में जाएगा। इसलिए कंसेप्ट कहते हैं कि देखो भैया एक काम करो, एवरेज ले लो, हाफ ले लो, हाफ हाफ कह दो कि भैया ऐसा मान लो एस्टिमेशन बेसिस पर कि आधी आपने गोडाउन में रखी है और आधी आपने फैक्ट्री में भेजी है। दिस इज द एजम्पशन फॉर द कैरिंग कॉस्ट। आप नहीं बता सकते कि कितना, क्योंकि कभी वो 500 जाएगी, कभी वो 1000 जाएगी, कभी वो 1500 जा रही है फैक्ट्री में। आज आपने 2500 मंगाई तो 1500 भेज दी, बाकी 1000 यहाँ छोड़ दी। कभी 2500 मंगा रहे हो तो 1000 आगे भेज रहे हो, बाकी यहाँ छोड़ रहे हो। तो पूरे साल में मान के चलो कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो आधी गोडाउन पे रखता हूँ और आधी मैं फैक्ट्री में भेज देता हूँ। अब जो फैक्ट्री में गई वो तो मैन्युफैक्चरिंग होने गई, मेरी ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट किस में आएगी? जो एक्चुअल में गोडाउन में बची हो। तो भाई मेरी गोडाउन में कितनी यूनिट बची? आधी मैंने आनी है, तो उसी पे मेरी कैरिंग कॉस्ट आएगी। समझ में आया कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला? तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ईओक्यू, मतलब लॉट साइज जो भी आपका है। अभी आपका लॉट साइज ईओक्यू है, लॉट साइज उसका कर दो आधा। आधे का रीजन समझ गया, क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते कितना भेजा कितने हर बार, तो हमने मान लिया आधा रखा है, आधा आपने फैक्ट्री में भेज दिया, और मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट की एक यूनिट को कैरी करने की क्या कॉस्ट है। हमने कहा एक यूनिट अगर गोडाउन में पड़ी रहेगी तो इतनी कॉस्ट आएगी, तो ऐसी 1250 पूरे साल पड़ी रहेगी तो क्या कॉस्ट आएगी? पूरे साल का निकाल लिया, क्योंकि जब जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तब तक 1250 यूनिट आपकी गोडाउन में रहेगी, हमेशा आपकी गोडाउन में 1250 ही रहेगी। देख लो कैसे, मैंने 2500 यूनिट मंगाई, आधी फैक्ट्री में भेज दी, आधी रख दी। अब ये खत्म होने वाली होगी क्योंकि फैक्ट्री में चली जाएगी मैन्युफैक्चरिंग, ये खत्म, तो मैं दूसरा ऑर्डर मंगाऊंगा। अब जब मैं दूसरा ऑर्डर फिर से 25 मंगाऊँ, फिर आधी वहाँ चली जाएगी, आधी यहाँ रहेगी। तो गोडाउन में पूरे साल 1250 ही रहने वाली है, उससे ना बढ़ेगी ना कम होगी। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दैट्स कॉल्ड, आपके पास आ जाएगा 1250 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1.6, ये आ जाएगा 2000 यूनिट। 2000 यूनिट, ठीक है जी, 2000। तो यहाँ पर ईओक्यू में ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर होता है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या आ जाएगा? 4000। आप डायरेक्टली ये 4000 भी निकाल सकते हो एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है, ईओक्यू ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल निकल जाता है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से निकलता है टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। इस फॉर्मूले से निकल जाता है टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। कैसे निकलता है? 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ मल्टीप्लाई सी एंड डिवाइड। बस डिवाइड में कुछ नहीं होगा, सीधा सबको मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। तो सर इससे क्या निकलेगा? इससे मेरा निकलेगा कि मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग को जुड़कर एक साथ आ जाएगी, अलग अलग नहीं निकालनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका लॉट साइज जितना आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो ईओक्यू के बराबर होगा तभी, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमेशा जो आंसर निकलेगा वो इक्वल निकलेगा, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों का आधा आधा। जोड़ कर देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय
एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट की, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500 और कैरिंग कॉस्ट है आपके 1.6, रूट कर लिया 10,000 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 1.6 एंड देन रूट। दस हज़ार मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 1.6 एंड देन रूट 4,000। अब देखो 4,000 में आधी मेरी 2,000 ऑर्डरिंग हो गई और आधी मेरी कैरिंग कॉस्ट होगी, और ये तभी होती है जब ईओक्यू ही आपका लॉट साइज हो। अगर लॉट साइज ईओक्यू ना होकर कोई और होता तो आपकी कॉस्ट बदल जाएगी। तो अब आता हो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई। अब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 2.5 लाख और 4,000। सर 2.5 लाख आ गई परचेज कॉस्ट, 2,000 आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट और 2,000 आ गई कैरिंग कॉस्ट। तो कितनी आ गई सर 2,54,000 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट। मैंने कहा भाई एक बारी में आप 2,500 यूनिट का ऑर्डर दो। मैंने कहा मैं नहीं मानता ये बात, बेकार है ये। मैं तो एक बारी में 2.5 का नहीं, मेरा लॉट साइज होगा एक बारी में 5,000 यूनिट का। मैं एक बारी में 5,000 यूनिट बनाऊंगा, बताओ क्या मेरी कम कॉस्ट आएगी। मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा। ईओक्यू ही एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी और लॉट साइज लोगे तो आपकी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी। और मैं चेक करता हूँ कैसे। सबसे पहले तो परचेज कॉस्ट निकालूंगा। परचेज कॉस्ट तो मेरी सेम रहने वाली, क्योंकि परचेज कॉस्ट हमेशा पूरे साल की निकलती है। परचेज कॉस्ट हमेशा पूरे साल की निकलती है, तो पूरे साल तो मैं 10,000 यूनिट ही मंगाऊंगा और 25 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख की मेरी परचेज कॉस्ट आएगी। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, राइट। आप कितना ही मंगा लो, परचेज कॉस्ट पूरे 10,000 रुपये निकलेगी जो आपकी एनुअल डिमांड है। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कि आपने कितना ऑर्डर प्लेस करा एक बारी में, और आपको पूरे साल में चाहिए कितनी। हमने कहा पूरे साल में 10,000 चाहिए, एक बारी में हमने पिछली बार 2,500 भेजा था, इस बार हम 5,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एक बारी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने बार ऑर्डर प्लेस करोगे आप, सिर्फ 2 बार। और एक बार आपकी कॉस्ट आएगी 500 और 2 बारी में आएगी आपके पास 1,000। तो इस बार आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गए। ठीक है जी, बढ़िया हो गया। तीसरा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि आपने जितने ऑर्डर प्लेस करा था 5,000, उसमें से आधा मान लो कि गोडाउन में रहा और आधा आपने फैक्ट्री में भेजा। तो कितना गोडाउन में रहा 2,500, और एक यूनिट गोडाउन में रखने की कॉस्ट है एक साल की 1.6। तो 2,500 यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी 1.6 के हिसाब से 4,000। तो अब आप देख लो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई। आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 2,55,000 रुपये। और देखो बढ़ गई ना। सर नहीं, आपने लॉट साइज बढ़ाया है। सोचो अगर ये लॉट साइज बढ़कर नहीं होकर कम होता तो क्या होता। मैं इसको कम कर देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ 2,000। सर आप तो ऐसा ले रहे हो जिससे आपका एक्यूरेट आंसर आए। ले भाई ले, 1,500 ले ले बस खुश। मान लो एक बारी में आपने 1,500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा, तो परचेज कॉस्ट बिल्कुल सेम होने वाली है 2.5 लाख रुपए। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि भाई पूरे साल में तो 10 ही मंगाओगे, चाहे एक बारी में कितनी मंगा लो। ठीक है जी। ऑर्डर कॉस्ट में चेंज आ जाएगा। कहोगे देखो एक बारी आप 10,000 यूनिट आपको चाहिए, एक बारी में आप 1,500 मंगा रहे हो, और मल्टीप्लाई बाय अब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर। देखो अब इधर कहानी को ध्यान समझना, कहानी को ध्यान समझना। अगर आपको क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, क्वेश्चन को ध्यान समझना, बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, अलग से पूछ रहा है पॉइंट देकर नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, तो कैसे निकालते हो। आप कहोगे सर 10,000 की डिमांड है पूरे साल में, एक बारी में 1,500 मंगा रहा हूँ, तो मुझे कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना है 10,000 डिवाइड बाय 1,500, मतलब मुझे 6.6 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अब आपको पता है 6.67 बार हो ही नहीं सकता ऑर्डर प्लेस। तो ऐसे केस के अंदर आप उसको बाइफरकेट करके 7 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि 6 बार ऑर्डर देने पर 9,000 यूनिट ही आएगी। तो 7वीं बार भी ऑर्डर देना पड़ेगा, उसमें पर कम यूनिट मंगानी पड़ेगी। कहानी को ध्यान समझना। अगर आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअली पूछ रहा है, अलग से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के दो, तो आपको अप्रोक्स करके इसको बढ़ा देना है। 6.1 भी होगा ना 6.1, तब भी उसको बढ़ाकर 7 करना है। ऐसे नहीं कि 5 से ज़्यादा होगा तो बढ़ाऊंगा, 5 से कम होगा तो 6 ही कर दूंगा ना। 6.01 भी होगा तब भी बढ़ाकर 7 ही करना है सर, क्योंकि 7वीं बार, थोड़ा लॉजिक को समझो। अगर ये 6.1 होता तो 6 बार ऑर्डर देने पर तो भैया 1,500 के हिसाब से 9,000 ही आती ना, तब भी तो आपको 7वीं बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ता, उसमें 1,000 यूनिट मंगाते आप, राइट। तो आप 6.1 हो, 6.67 हो, कुछ भी हो, 6.9 हो, आपको 7 ही करना पड़ेगा। 7 बार ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। कब करना पड़ेगा ये अप्रोक्स, ये आपको चेंज तब करना है जब क्वेश्चन के अंदर इंडिविजुअली पूछे नंबर ऑफ ऑर्डर, राइट। और अगर क्वेश्चन के अंदर इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना ही नहीं है।
आपको क्या करना है, 10,000 यूनिट मैं मंगाऊंगा पूरे साल में, 1500 के हिसाब से कितना आया डिवाइड कर दो, 10,000 डिवाइड बाई 1500 के हिसाब से फिर आया, और मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 के हिसाब से, मल्टीप्लाई सीधा 500 कर दो, क्या आया 33,333, और यही लिखेंगे आपको 33,333, एंड दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया? तो यही एक डाउट था जो स्टूडेंट को रहता है कि यार मैं कब अप्रोक्स करूं, कब उसको चेंज करूं और कब ना करूं। अगर आपसे टोटल कॉस्ट पूछा जा रहा है तब नहीं करना सर, तब जो फॉर्मूला है ऑर्डरिंग कॉस्ट का वो अपनाओ, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, सीधा निकाल दो, चाहे वो पॉइंट मारा आन दो। पर अगर आपको स्पेशली नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला जा रहा है तो ऐसे केस के अंदर आप उसको फिर शिफ्ट कर देना, कहना यार 6.67 तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं होता, या तो 6 होगा या 7 होगा, तो आगे वाला बढ़ाना है हमेशा। कैरिंग कॉस्ट में क्या करोगे भाई, एक बारी में 1500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, क्या कहूँगा, आधी रह गई गोडाउन में और आधी आपने मैन्युफैक्चरिंग भेज दी, और मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना आ जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1.6 क्या आ जाएगा सर 1200। तीनों को जोड़ेंगे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 2,50,000, 3,333 प्लस 1200, या आगे सर 2,54,533। अब अभी भी देख लो, अभी भी आपकी ज़्यादा आ रही है, अभी भी आपकी ज़्यादा आती है, ठीक है जी, लास्ट आपकी 2,54 थी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, आपके पास बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब मैं कहानी को थोड़ा चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ मान लो आपसे सप्लायर कह रहा है, आपसे सप्लायर कह रहा है कि एक बारी में 5,000 यूनिट का ऑर्डर दो, 5,000 यूनिट का लॉट साइज का ऑर्डर दो, एक बारी का आपका जो लॉट साइज होगा 5,000। अगर आप एक बारी में 5,000 यूनिट मंगाते हो, ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हो, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे 2% का ऑन परचेज कॉस्ट, हम आपको डिस्काउंट देंगे 2% का ऑन परचेज कॉस्ट। अब कहानी सारी वही है, बस सप्लायर ने आपको एक ऑफर दे दिया, वो कह रहा है भाई मेरी भी एक बारी में ज़्यादा यूनिट बिक जाए, वो भी चाहता है कि आपकी एक बारी में जल्दी ज़्यादा खरीद लो, तो कह रहा है कि भैया देखो अगर आप एक बारी में ज़्यादा यूनिट खरीदोगे, 5,000 यूनिट का ऑर्डर दोगे, देखो 2,500 का दोगे ईओक्यू जैसा, तब तो डिस्काउंट नहीं दूंगा, पर अगर 5,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा परचेज कॉस्ट पे। तो अब एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट आपको ये समझना है कि यार मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हम अपना ऑफर तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हमारी कॉस्ट 2,54,000 से कम आएगी। क्योंकि सर देखो 2,54,000 मेरी सबसे कम कॉस्ट है, इससे कम कॉस्ट हो ही नहीं सकती, और तब हो सकती है जब डिस्काउंटिंग पॉलिसी मिल रही हो। डिस्काउंटिंग पॉलिसी में होता ये है कि आपको सप्लायर डिस्काउंट देता है और कहता है बल्क में ज़्यादा यूनिट लो। अब जैसे ही मैंने मेरा 2500 मेरा ईओक्यू है, ईओक्यू से जैसे ही मैंने छेड़खानी कर दी, बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, आपको पता है, और मैं चाहता हूँ मेरी कॉस्ट कम से कम आए। तो ये 2,54,000 आपका परफेक्ट है। पर वो कह रहा है देखो 5,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर लो, मैं आपको 2% डिस्काउंट भी तो दे रहा हूँ, तो उससे मेरी कॉस्ट कम भी तो हो जाएगी। तो इसके लिए बारे में बताना है कि हमें ये डिस्काउंटिंग पॉलिसी है, जो ये मेरे को डिस्काउंट का ऑफर मिल रहा है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं अपना आंसर दूंगा उस बेसिस पर जब मेरी डिस्काउंट लगाने के बाद मेरी टोटल कॉस्ट 2,54,000 से कम आ रही है। अगर मेरी टोटल कॉस्ट 2,54,000 से कम आएगी तो मैं वो 5,000 का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा एक बारी में, और अगर नहीं आ रही तो फिर मैं नहीं करूंगा। राइट, तो अब चेक करते हैं। तो जब भी आपकी डिस्काउंटिंग पॉलिसी होता है तो इस तरीके का कंसेप्ट बना आता है, जिसमें आपको कहता है कि 5,000 यूनिट का या 6,000 यूनिट का या 8,000 का ऑर्डर दे दो तो हमको डिस्काउंट दे देंगे। तो उस हिसाब से चलाओ अब चीज़ें। तो ठीक है, लेट सपोज कि मैंने 5,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो मेरी परचेज कॉस्ट है अब वो मेरी कितनी हो जाएगी, पहले 25 रुपये थी, अब इसमें से मुझे डिस्काउंट दिया जाएगा 2% का, तो 25 में से 2% माइनस कर दो, ये आ गई 24.5। तो अब मुझे एक यूनिट कितने की पड़ी, 24.5 रुपये की पड़ी, एक यूनिट 24.5 रुपये की पड़ी, ठीक है सर। अब परचेज कॉस्ट चेंज हो गई, ठीक है सर। कैरिंग कॉस्ट के बारे में कह रहा है कि कैरिंग कॉस्ट आपको डायरेक्ट दे रखी है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कैरिंग कॉस्ट परचेज कॉस्ट का परसेंटेज होता है। जैसे कि इधर देखो, अगर मैं इधर कहता कि कैरिंग कॉस्ट जो है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो 66.4% ऑफ परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट क्या है, 6.4% है परचेज कॉस्ट का। परचेज कॉस्ट मेरी 25 है, अब मैं 25 का 6.4% निकालूंगा तो मेरा 1.6 आ रहा है, ठीक है, ये 6.4% है। तो अगर दोस्तों आपकी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है, मान लो 6.4% है परचेज कॉस्ट का, उधर 25 का 6.4 1.6 ही आ रहा था, मैंने वो ले बता दिया आपको वो 6.4, तो अब आपकी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी।
क्योंकि कैरिंग कॉस्ट भी तो परचेज के उसमें से निकाल रहे हैं ना, परचेज के परसेंटेज में। पर अगर कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट दे रखा है 1.6, परसेंटेज नहीं दे रखा, तो फिर वो 1.6 ही रहेगी। पर मान लो इस केस के अंदर आपकी कैरिंग कॉस्ट है 6.4, क्योंकि पहले वाले केस में भी 6.4 ही थी। चेक कर लो आप, ये देखो 6.4 निकालना जरा परचेज प्राइस का, तो 25 का 6.4 निकालोगे तो 1.6 आएगा, जो मेरा ये निकला। तो मान लीजिए अगर आपकी 6.4 ही है परसेंटेज, तो अब आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? परचेज है मेरा 24.5 और इसका 6.4%, तो अब मेरी कैरिंग कॉस्ट जाएगी 24.5 मल्टीप्लाई 6.4%, क्या आ जाएगा सर? 1.568। ये आपकी अब कैरिंग कॉस्ट बन गई। ठीक है सर। तो जब भी डिस्काउंटिंग पॉलिसी होती है, दो कॉस्ट में चेंजमेंट आता है, एक तो परचेज कॉस्ट में और एक कैरिंग कॉस्ट में। परचेज कॉस्ट में तो हमेशा चेंज आएगा, क्योंकि परचेज में से ही 2% डिस्काउंट मिल रहा है। पर कैरिंग कॉस्ट में तभी चेंज आएगा जब ये कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज परचेज के ऊपर दे रखा हो। तो अगर कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज परचेज के ऊपर है, तो परचेज बदली तो कैरिंग कॉस्ट भी बदलेगा। पर अगर कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज ही नहीं दिया, डायरेक्ट अमाउंट दिया, तो फिर कैरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगी। होप आप समझ गए हो। तो मुझे बताओ पहला मेरी परचेज कॉस्ट कितनी आएगी? सर मेरी परचेज कॉस्ट तो कितनी आनी है? अब मेरी परचेज कॉस्ट चेंज हो जाएगी मालिक। कैसे? अब आप जब 10,000 यूनिट मंगाओगे, क्वेश्चन वही है, 10,000 यूनिट मंगाओगे तो आपको 24.5 का मिलेगा। तो भाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 24.5, क्या आ जाएगा? 2,45,000 रुपये का आपको यहाँ पर कॉस्ट आ गई, परचेज कॉस्ट, क्योंकि डिस्काउंट मिला ना 5,000 यूनिट का ऑर्डर देने पे। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? आप 10,000 यूनिट मंगा रहे हो, एक 10,000 यूनिट आपको पूरे साल में मंगानी है, एक बार ऑर्डर देने में 5,000, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे? 2 बार हो गया, मल्टीप्लाई बाय 500 रुपये की, तो कितने की कॉस्ट आई? 1,000 रुपये की। एंड भाई सर आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी आई? सर कैरिंग कॉस्ट आपकी है, मान लीजिए सर आपने 5,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा, आपने देखा कि आधा आपका गोडाउन में रह गया और आधा आपका फैक्ट्री में, मल्टीप्लाई भाई, टीचर बताते नहीं है, टीचर को भी नहीं पता होता ये कैरिंग कॉस्ट को 2 से डिवाइड क्यों करा हुआ है, राइट? तो कोशिश समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर कोई नहीं बता रहा ये। कैरिंग कॉस्ट को हम डिवाइड करने का 2 से रीज़न ही यही होता है कि हम ये एज्यूम करते हैं, मानते हुए चलते हैं, क्योंकि हम निकाल नहीं पाएंगे एग्जैक्टली कि कितना हमारा गोडाउन में यूनिट है और कितना हमने फैक्ट्री में भेजा, तो इसलिए हम हाफ लेके चलते हैं, राइट? कि आधा मान लो यहाँ रखा है गोडाउन में, आधा फैक्ट्री में गया है, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे। सर जो एक्सपीरियंस टीचर हैं सब वही बता पाएंगे, मेरे नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मैं बता पा रहा हूँ, और भी बाकी जो एक्सपीरियंस टीचर है वो जरूर बता देंगे। और जो हल्के फुल्के टीचर है अपने नए नए बने हैं वो 5,000 डिवाइडेड बाई 2, और एक बारी में कितनी की आ रही है? देखो ये रही अब नई कैरिंग कॉस्ट 1.568, 1.568। सर आ गया 3920। अब इनका तीनों का टोटल करेंगे, क्या आ गया? 2,45,000, 1,000 और 3920, 2,49,920। भाई मैं अगर 2,500 यूनिट का ऑर्डर दूंगा तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तब मेरी कॉस्ट है 2,54,000 रुपये। और अगर मुझे ऑर्डर डिस्काउंट 5,000 यूनिट का ऑर्डर दूं और मुझे डिस्काउंट मिले 2% का, तो मेरी कॉस्ट है इतनी। तो क्या मुझे ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? यस, ये ऑफर आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर कॉस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पर कम कॉस्ट आ रही है, एंड दिस इज कॉल्ड ईओक्यू विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 2 पॉलिसी होती है ईओक्यू के अंदर, विदाउट डिस्काउंटिंग पॉलिसी एंड विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी। और खत्म हो गया जी हमारे आज की क्लास का कंसेप्ट। इसके अंदर हमारे पास कैसे कंसेप्ट है बता देता हूँ। एक तो ईओक्यू था विद डिस्काउंटिंग और विदाउट डिस्काउंटिंग, ये हमने आज की क्लास में कवर कर लिया। एक है लेवल ऑफ स्टॉक, एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और एक है मटेरियल इशू किस प्राइस पे होगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, बफर स्टॉक लेवल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सर कल की क्लास में मैं ये दोनों कंप्लीट करा दूंगा, और उससे अगली क्लास में ये दोनों सब करा दूंगा, सारी चीज़ें करा दूंगा। तो 3 क्लास के अंदर आपका मटेरियल चैप्टर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक ही क्लास में 1 या 2 क्लास लगा कर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। रीज़न क्या है समझो, कि पहले मैंने ईओक्यू बता दिया, अब ईओक्यू की प्रैक्टिस नहीं कराने लग जाऊंगा। छोटा सा कंसेप्ट था, लेवल ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री करा देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस इन दोनों कराने के बाद एक क्वेश्चन वाली क्लास रख लेंगे जिसमें हमने प्रैक्टिस कर ली।
फिर इसको कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन वाली क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे। तो लगभग 1 2 3 4 5 क्लास में मटेरियल चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, 1 घंटे की क्लास अच्छे से करा हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेवल ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट स्पीड से। एंड देन उससे नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 क्वेश्चनों की, 4-5 जो भी इतने भी क्वेश्चन हो पाते हैं पूरे घंटे में उतना करके। फिर देन आपका मटेरियल इशू वाला आएगा, जिसके अंदर हम सारे मेथड को समझेंगे क्या क्या कहते हैं। उसके क्वेश्चन करने के बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा मटेरियल को। ठीक है जी। चलिए बाय बाय, आज की क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।